आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेमी एम्पिरिकल मास इक्वेशन। ये जो सेमी एम्पिरिकल मास इक्वेशन है ये एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री का टॉपिक है एमएससी 4 सेमेस्टर का। तो इस सेमी एम्पिरिकल मास इक्वेशन के बारे में आज पढ़ते हैं। सेमी एम्पिरिकल मास इक्वेशन क्या है? ये बेस्ड है लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे। लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे बेस्ड है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल से ही अपन सेमी एम्पिरिकल मास का डेरिवेशन करते हैं। ये जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से या सेमी एम्पिरिकल मास इक्वेशन से हम निकालते क्या है? तो निकालते हैं हम किसी भी न्यूक्लियस की टोटल बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? जो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती है। तो जितना ज़्यादा आपका बाइंडिंग एनर्जी होगा न्यूक्लियस का, उतनी ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी होती है अपने न्यूक्लियस की। तो बाइंडिंग एनर्जी को हम निकालेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी जो है टोटल वो निकलता है आपके 5 फैक्टर से। पहला है वॉल्यूम एनर्जी प्लस सरफेस एनर्जी प्लस कोलम्बिक एनर्जी प्लस एसिमेट्री एनर्जी प्लस पेयरिंग एनर्जी। ये 5 एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है आपका टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो हमको बस यही निकालना है और इसी पे हम पांचों एनर्जीज़ को अलग अलग डिराइव करेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे, उन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल बाइंडिंग इक्वेशन आ जाएगा और वही आपका क्या है? सेमी एम्पिरिकल मास इक्वेशन। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं अपन वॉल्यूम एनर्जी पे। तो वॉल्यूम एनर्जी क्या है? वॉल्यूम एनर्जी जो टर्म है वो पॉजिटिव होती है। अब ध्यान रखो, बाइंडिंग एनर्जी में जो भी टर्म पॉजिटिव है मीन्स वो हेल्प करता है बाइंडिंग एनर्जी को, वैल्यू को इंक्रीज़ करने में। तो अगर आपका वॉल्यूम एनर्जी पॉजिटिव है इट मीन्स इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपकी बाइंडिंग एनर्जी होगी न्यूक्लियस की और उतना ज़्यादा आपका न्यूक्लियस स्टेबल होगा। मतलब वॉल्यूम एनर्जी स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है। डिपेंड किस पे करता है? तो ये डिपेंड करता है न्यूक्लियस के वॉल्यूम पे। वॉल्यूम एनर्जी है तो किस पे डिपेंड करेगा कि आपका न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। अब न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करेगा? ध्यान रखो कि किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो उसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि मास नंबर क्या है? न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होगा, मतलब जितना ज़्यादा मास नंबर होगा किसी भी न्यूक्लियस का, उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा वो स्पेस घेरेगा और जितना स्पेस घेरेगा मतलब उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? वॉल्यूम। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका वॉल्यूम एनर्जी है मतलब BV वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मास नंबर के। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो वहीं पे यहाँ जो कांस्टेंट है वो हम लगा रहे हैं स्मॉल a v इंटू ए। ये जो AV है ये कांस्टेंट है जिसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है। इसकी वैल्यू जो कितनी आई है 14.1 प्लस माइनस 0.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कांस्टेंट है, इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया जिसकी वैल्यू है ये। तो यहाँ से देखो अपना जो बाइंडिंग एनर्जी का वॉल्यूम एनर्जी आया है वो वॉल्यूम एनर्जी कौन सा है? BV इज इक्वल्स टू AV इंटू ए। ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अब अगले बढ़ते हैं। वॉल्यूम एनर्जी के बाद है अपना सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या किससे रिलेटेड है? उन न्यूक्लियॉन से रिलेटेड है जो सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। देखो हमारा एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स है मतलब न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, तो वो अंदर भी हो सकते हैं, इंटीरियर में भी हो सकते हैं और आपके सरफेस में भी हो सकते हैं। तो ये अपने को पता है कि जो इंटीरियर में न्यूक्लियॉन्स होंगे उनका बिहेवियर सरफेस वाले न्यूट्रॉन से या फिर न्यूक्लियॉन से अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर पे आपके न्यूक्लियॉन्स है वो सारे अदर न्यूक्लियॉन से बराबर मात्रा में अट्रैक्ट होता है, लेकिन अगर आपके सरफेस पे जो न्यूक्लियॉन्स है वो ऊपर से तो कोई अट्रैक्शन पावर नहीं आ रही, सिर्फ कहाँ से आ रही है? उसके नीचे जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है उससे। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अंदर का न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से अट्रैक्ट होगा, जबकि सरफेस का जो न्यूक्लियॉन है वो लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के द्वारा अट्रैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं सरफेस पे जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी को अफेक्ट करता है। और वो कैसे अफेक्ट करता है? तो निगेटिव है। निगेटिव का मतलब है कि बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू को ये डिक्रीज़ करेगा अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो इंटीरियर न्यूक्लियॉन्स है वो अट्रैक्ट होता है इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के द्वारा जो अंदर है, लेकिन ये ट्रू नहीं है किसके लिए? सरफेस न्यूक्लियॉन्स के लिए। ठीक, तो अब यहाँ से हम सरफेस न्यूक्लियॉन्स का एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो जो बाइंडिंग आपका सरफेस एनर्जी ऑब्वियसली किसके प्रोपोर्शनल होगा? सरफेस एरिया के। और आपका न्यूक्लियस कैसा है? स्फेरिकल है, तो इसका सरफेस एरिया कैसा होगा? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 4πr², सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, जहाँ R क्या होगा? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला है विच इज़ R0 A की पावर 1/3।
ए आपका क्या है, मास नंबर, वैल्यू पुट करते हैं तो Bs 4 पाई, आर की जगह आपको क्या रखना है, R0 ए की पावर 1/3 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो Bs डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा R0 के ऊपर, और ए के ऊपर क्या आ जाएगा 2/3। ये जो कांस्टेंट लगा है, इस कांस्टेंट की जगह हम एक नया कांस्टेंट यूज़ करेंगे, और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल साइन क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि हमको पता है कि निगेटिव एनर्जी होती है Bs की। इसका कांस्टेंट लगा दिया हमने As, और बाकी ए की पावर 2/3। यहाँ पे ये जो As है इसकी भी वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, जिसकी वैल्यू कितनी है 13.0 प्लस माइनस 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया आपका सरफेस एनर्जी, जहाँ पे As का जो वैल्यू है वो इतना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा टर्म था, थर्ड टर्म है आपका कूलम्ब एनर्जी। कूलम्ब नाम है मतलब चार्ज से रिलेटेड ही है। ये भी एनर्जी भी कैसी है, निगेटिव। निगेटिव मतलब बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज करने वाला फैक्टर है। ये कैसे अराइज होता है, तो हमको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपस में पास आएंगे तो ऑब्वियसली एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है, उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्बिक एनर्जी। और ऑब्वियसली रिपल्शन क्या करेगा, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। डिक्रीज करेगा मतलब बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू को कम करता है, और इसलिए कूलम्ब एनर्जी क्या है, निगेटिव है। ठीक, तो अब यह ध्यान रखो कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, फॉर्मूला है 3/5 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन R। ये ध्यान रखना, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे Q क्या है, चार्ज, और R क्या है आपका, रेडियस। तो यहाँ पे जो Q चार्ज है उसकी जगह वैल्यू रखेंगे हम Z इंटू ई। Z इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, एंड E इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और R मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इसका हमें फॉर्मूला तो पता है क्या, R0 ए की पावर 1/3। पुट कर देते हैं वैल्यू, तो एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा 3/5 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q की जगह हमें रखना है Z स्क्वायर ई स्क्वायर, और R की जगह रखना है R0 ए की पावर 1/3। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो, अगर इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखे तो ये हो जाएगा 3e स्क्वायर Z स्क्वायर ऊपर का, नीचे 5 4 ज़ा 20 पाई एप्सिलॉन 0 R0 ए की पावर 1/3। अब यहाँ देखो ये सारा चीज़ क्या है, ऊपर का कांस्टेंट है, साथ ही ये वाला जो टर्म है ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी जगह हम एक नया कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, और साथ ही हमें पता है कूलम्बिक एनर्जी निगेटिव है, तो निगेटिव मतलब माइनस, कांस्टेंट ऐड किया AC। अब यहाँ Z स्क्वायर का ध्यान देना, Z स्क्वायर मतलब होता है दो चार्ज जिनके बीच में हमारा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, जैसे Z प्लस या Z माइनस है, या Z प्लस या Z प्लस। तो मान लो कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है, तो वो एक अगर जो प्रोटॉन है वो कितने के द्वारा रिपल्शन किया जाएगा, Z-1 प्रोटॉन के द्वारा। मतलब 1 प्रोटॉन विल गेट रिपल बाय Z-1 प्रोटॉन्स। बाकी जितने भी बचे प्रोटॉन है वो उस पर्टिकुलर प्रोटॉन को रिपेल करेगा। तो इसलिए इस Z स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, Z इंटू Z-1 अपॉन नीचे क्या आया आपका A की पावर 1/3। इसको आप थोड़ा सा और अरेंज करके लिख सकते हो। E की जगह हम लिख देते हैं BC जो कि हमारा कूलम्बिक एनर्जी है, माइनस AC Z इंटू Z-1। अगर इसको ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा Z की पावर का साइन उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा A की पावर -1/3। फिर वही है कि AC एक कांस्टेंट है जिसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है वैल्यू, विच इज़ 0.595 प्लस माइनस 0.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट, ये है आपका यहाँ पे कूलम्बिक एनर्जी, और जहाँ पे उसका कांस्टेंट का वैल्यू है ये। अब आगे बढ़ते हैं, एसिमेट्री एनर्जी। चौथा जो एनर्जी है वो है एसिमेट्री एनर्जी। ये भी नेगेटिव है क्योंकि ऑब्वियसली एसिमेट्री है, तो कहीं ना कहीं ये आपके बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू को डिक्रीज़ करेगा मतलब ये इसका वैल्यू भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब एसिमेट्री को हम कैसे समझेंगे, तो जो लाइटर वाले न्यूक्लियस होते हैं, लाइटर मतलब हल्के न्यूक्लियस जिनका मास नंबर जनरली 40 से कम हो, या अप्रॉक्सीमेटली उन न्यूक्लियस की बात करेंगे जिनका मास नंबर 20 से कम होता है। तो जो न्यूक्लियस बहुत लाइट वेट होते हैं, जिनका मास नंबर बहुत कम है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के बराबर होते हैं। और जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर है
तो वैसे जो न्यूक्लियस है वो कैसे न्यूक्लियस कहलाते हैं, सिमेट्रिक न्यूक्लियस। और ये जो सिमेट्रिक न्यूक्लियस है ये काफ़ी स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका मास नंबर बढ़ते जाएगा या फिर आप बोलो एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, मास नंबर बढ़ते जाएगा, तो जो रेशियो है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के साथ वो भी बढ़ता जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएगा किससे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स से। क्या बोला मैंने, जो लाइटर न्यूक्लियस है, बहुत लाइट, मतलब जिनका मास नंबर 40 से कम होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है। मतलब ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक न्यूक्लियस। सिमेट्रिक न्यूक्लियस में क्या है, जो न्यूक्लियस है काफ़ी स्टेबल होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। लेकिन जैसे जैसे हैवियर न्यूक्लियस की तरफ हम जाते हैं, मतलब मास नंबर बढ़ते चला जाएगा, तो वैसे वैसे क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है। तो जो रेशियो है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वो भी काफ़ी इंक्रीज़ होती है। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं कि ये कैसे हैं, एसिमेट्रिक हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की संख्या सेम नहीं है। तो ये जो एसिमेट्रिक है उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है वो आपका कहलाता है एसिमेट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो एसिमेट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है आपका, चूँकि निगेटिव है तो माइनस कांस्टेंट लगेगा ए माइनस 2z का पावर स्क्वायर a टू द पावर -1। मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस ए इज़ फॉर मास नंबर, 2z इज़ फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का स्क्वायर अपॉन नीचे भी क्या आ जाएगा, a। तो ये है आपका बी ए का वैल्यू। यहाँ पे जो ए कांस्टेंट है इसको भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, जिसकी वैल्यू है 19.0 ± 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आपका आ गया तीसरा एसिमेट्रिक एनर्जी, जहाँ पे इसके कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आपका पेयरिंग एनर्जी। ठीक, पेयरिंग एनर्जी जो है ऐसी एनर्जी है जो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा और ज़ीरो कब होगा। पॉजिटिव तब होता है जब आपके प्रोटॉन की संख्या इवन हो और न्यूट्रॉन की संख्या भी इवन हो। इवन कब होगा, जैसे इवन मान लो प्रोटॉन भी 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 है, तो सारे जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं आपस में पेयर हो जाते हैं। पेयर हो जाएंगे तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। अगर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में पेयर्ड होंगे तो वो न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, मतलब हाईली स्टेबल न्यूक्लियाइड कहलाता है। ठीक है, क्योंकि सारे पेयर्ड है मतलब स्टेबल है मतलब उसका जो पेयरिंग एनर्जी काफ़ी हाई है और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगा। करेक्ट। निगेटिव कब होता है, निगेटिव तब होगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑड हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऑड हो। तो ऐसे में पेयरिंग तो होगी, लेकिन एक इसमें छूट जाता है जो आपस में पेयरिंग करेगा, पर चूंकि अपोजिट चार्जेस वाले रहते हैं तो इसकी वजह से इसकी पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू निगेटिव मतलब डिक्रीज़ होगी। ज़ीरो कब होगा, ज़ीरो तब होता है जब या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑड हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन हो, या वाइस वर्सा उल्टा हो, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड हो। तो ऐसे केस में आपका पेयरिंग एनर्जी, क्योंकि पेयर हो ही नहीं सकता, उसमें कोई ना कोई एक न्यूट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन ऐसा बचेगा जो कि अनपेयर्ड रहेगा, और जब सारी पेयर्ड है ही नहीं तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखना कि जो पेयरिंग एनर्जी है अगर सारे पेयर्ड है तो ऑब्वियसली सारे पेयर्ड मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, तो उस केस में पेयरिंग एनर्जी इज़ पॉजिटिव। सारे अगर निगेटिव है, सारे अगर आपके निगेटिव है तो सारे निगेटिव है मतलब या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका ऑड हो या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑड हो तो निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू को ये कम कर रहा है। अगर उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में एक ऑड और एक इवन है तो ऐसे केस में पेयरिंग नहीं होगी, मतलब एक ना एक ऐसा प्रोटॉन या एक ना एक ऐसा न्यूट्रॉन रहेगा जो अनपेयर्ड रहेगा। तो ऐसे केस में आपका जो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू है वो क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पेयरिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है आपका, वो पेयरिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, इसको हम देखेंगे ई पी, या पेयरिंग एनर्जी को आप ले लो बी पी, जैसे हमने सामने इंडिकेट किया है। ये या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है या फिर ज़ीरो हो सकता है। ए पी, ए के ऊपर -1, यहाँ पे भी आपके पास एक कांस्टेंट है ए पी, तो इसका भी एक वैल्यू होगा विच इज़ 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये आ गया आपका पांचों आपका एनर्जी का फॉर्मूला आया।
ठीक है, जिसमें हमने पेयरिंग एनर्जी निकाला है लास्ट में। अब ये क्या करेंगे, हम सारे एनर्जीज़ को एक साथ लिख देते हैं, तो वो हो जाएगा आपका टोटल बाइंडिंग एनर्जी, मतलब वॉल्यूम प्लस सरफेस प्लस कूलम प्लस एसिमेट्रिक प्लस आपका हो जाएगा पेयरिंग। तो वॉल्यूम एनर्जी देखो, अब सारे जो हमने एक्सप्रेशंस है उसको तो हमने डिराइव किया हुआ है, उन्हीं एक्सप्रेशंस को हमें मर्ज करना है। जैसे आपका जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितना है, ए वी इंटू ए, तो बाइंडिंग एनर्जी की जगह बी वी की जगह हमें बस क्या लिख देना है, ए वी इंटू ए, ठीक है, प्लस सारा ऐड करते जाओ। ओके, सरफेस एनर्जी आपका माइनस में है तो इसलिए हम उसको माइनस में लिखेंगे, तो ए वी इंटू ए माइनस ए एस इंटू ए की पावर 2/3, ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है ऊपर। कूलम्बिक एनर्जी भी आपका माइनस में है, इसलिए ए सी जेड इंटू जेड माइनस 1 ए की पावर -1/3। एसिमेट्रिक भी निगेटिव में है तो इसलिए माइनस ए माइनस 2z की पावर 2 अपॉन ए कर दो नीचे। पेयरिंग एनर्जी आपका प्लस भी है माइनस भी है और ज़ीरो भी है, ए पी ए की पावर -1। एक ये एक्सप्रेशन हो गया। आप चाहे तो सबका ये जो कांस्टेंट हमने निकाला था वो वैल्यू रख के भी फाइनल टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, विच इज़ ए वी का वैल्यू था 14.1 ए माइनस 13 ए की पावर 2/3 माइनस 0.595 जेड माइनस 1 ए की पावर -1/3 माइनस 19 ए माइनस 2z की पावर 2 ए माइनस 1 प्लस माइनस 0 135 ए माइनस 1। तो ये है आपका फाइनल सेमी एम्पिरिकल मास इक्वेशन, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो।